हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पे देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने लोकसभा का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी वो। इस वीडियो में हम बात करेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक और इसके अंतर्गत आने वाली जो भी समितियाँ हैं उनके बारे में, जो कि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 45 MCQ, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो वो संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति मानी जाती है। ठीक है, इसका गठन हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये 1921 में किया गया था। इसमें पहले जो कि 15 सदस्य होते थे, लेकिन 1954-55 में, ठीक है, 1954-55 से इसमें कुल 22 सदस्य हो गए, जिसमें 22 सदस्य हो गए। 15 सदस्य जो थे वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और पॉइंट्स हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1967 से स्थापित जो परंपरा हुआ, इसके अनुसार ये कहा गया कि इस समिति का अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है और उनका कार्यकाल जो होगा 1 वर्ष का होगा और इस अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सही आंसर क्या होगा कि बिना किसी राज्य की सहमति के। ऑप्शन हम डी को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद क्या होगा कि राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साधारण विधेयक के संबंध में, सामान्य विधेयक के संबंध में, तो उस कंडीशन में राज्यसभा 6 महीने तक इसको रोक सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वह इस प्रथम स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? सही आंसर क्या है? जीवी मावलंकर, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना और स्पीकर का चुनाव कराना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने कास्टिंग वोट का जो प्रयोग करते हैं कब करते हैं? जब वोट बराबर होने के नाते, यानी कि जब टाई हो जाता है, जब दोनों पक्षों में बराबर वोट पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में टाई वोट के रूप में कास्टिंग वोट का प्रयोग वो लोग करते हैं, जैसे यानी कि हम कह सकते हैं निर्णायक वोट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या अगला पॉइंट से बनता है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि वित्त विधेयक जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 117 में, जो कि इस विधेयक के बारे में बात की गई है कि वित्त विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। वित्त विधेयक को जो कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके संदर्भ में संयुक्त जो बैठक है वो बुलाई जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे।
तो फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक जो है वो प्रस्तुत करने के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं। आकस्मिक निधि के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 267 है, तो आपको ये बताना है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति जो है वो कैसे व्यय करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि को अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद की अनुमति के पूर्व खर्च कर सकता है, ठीक है। और इस आकस्मिक निधि की स्थापना जो वो संसद के द्वारा की जाती है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि यह जो निधि होता है वो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब भी इस निधि की आवश्यकता महसूस करे वो आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो आकस्मिक निधि का जो प्रयोग कर सकते हैं क्या, संसद के अनुमति के पूर्व, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत में लोकसभा जो अध्यक्ष हैं यानी कि स्पीकर है, बताइए क्या होगा। मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, निर्वाचित या फिर नियुक्त, क्या होगा राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो चयनित किए जाते हैं। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं इस तरह से कि आपको पता है कि आर्टिकल 93, इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि लोकसभा जो राज्यसभा का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर किया था। जो लोकसभा होते हैं, ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आर्टिकल 93 के अनुसार ये कहा गया है कि अपनी पहली बैठक के अंतर्गत अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है यानी कि चयनित करती है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे धन विधेयक के बारे में बात कही जा रही है, तो कौन सा सही नहीं है। देखिए धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में कह सकते हैं, लोकसभा में ही जो कि ये प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो कि गलत होगा। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि धन विधेयक के निशस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी बिल्कुल सही है। हम ये कह सकते हैं कि धन विधेयक के संबंध में जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा का ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, ये पॉइंट आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी बिल्कुल सही है लोकसभा के संदर्भ में। लेकिन ऑप्शन से अगर 4 पॉइंट को देखें, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, जो कि ये लोकसभा के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 312 के अनुसार ये कहा गया कि अखिल भारतीय जो सेवाएं का सृजन है इसके संबंध में राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 4th पॉइंट है वो नहीं होगा, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, किस तरह से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर में देखा था 93 आर्टिकल 93 के अनुसार क्या है कि लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों के मध्य से, ठीक है, अपने सदस्यों के मध्य से संसद के उचित संचालन हेतु एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यानी कि सभी सदस्यों के मध्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद की किस पटल पर रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि कोई कानूनी विधेयक जो है वो संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है कि दोनों में से किस संसद के एक पटल पर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, उपयुक्त में से किसी के नहीं, क्योंकि संसद द्वारा निर्गमन विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से
धन निकाला जा सकता है, यानी यहाँ ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, संसद। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लोकसभा के सभी सदस्यों, ध्यान रखेंगे, सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है कि संसद द्वारा, संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। कब बना सकती है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है। अगला पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पार्ट 1 में चर्चा किया था, संसद के विशेषाधिकार। ठीक है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के जो बारे में वर्णन किया गया वो आर्टिकल 105 में 105 में ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा सूची जो किसके साथ, किस समिति के साथ मैच होगा। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ही बात किया था कि लोक लेखा जो समिति होती है एक प्रकार की वित्तीय समिति है, यानी ए का 3 के साथ मैच कहाँ पर कर रहा है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन एक ही मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी को भी आप याद रखेंगे, जैसे याचिका समिति जो है वो एक कार्यकारी समिति के अंतर्गत आता है, और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, ये तदर्थ समिति के अंतर्गत आता है। और विभागीय समिति कौन है, जो विभागीय समिति है ये स्टैंडिंग जो कि समिति के अंतर्गत आएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो पूछा जाता है अक्सर, वो ध्यान रखेंगे। लोकलेखा समिति किस प्रकार की समिति है, तो ये एक प्रकार की वित्तीय समिति है। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला पॉइंट ये बनता है कि प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन की समिति से गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन से गठित की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों से। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। देखिए, फिर से वही बात पूछी जा रही है जो हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर में देखा था। जो प्राक्कलन समिति क्या होता है, वो लोकसभा के सदस्यों से निर्मित होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ। ठीक है, देखिए ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो है संसद की वित्तीय समितियाँ हैं। तो सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों के तीनों वित्तीय समितियाँ के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये बनता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा इसके स्पीकर को, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अब जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो देख रहे हैं, इसका नाम चेंज करके शिक्षा विभाग कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत नहीं आता है वो है बाल एवं महिला और बाल विकास जो विभाग है, इसको अलग कर दिया गया था, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या होगा सही आंसर। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक
ठीक है, सही नहीं है। यानी कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की जो सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। ठीक है, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की जो सूची को निर्वाचन आयोग के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और अगर हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा के जो विधानसभा है, ठीक है, राज्यों की लोकसभा और राज्यों की विधानसभा जो है, इनका निर्वाचन किस तरह से होता है? तो इनका निर्वाचन वयस्क के मताधिकार पर होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जब से सर्वोच्च की बात करें तो वह संविधान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है। और सही आंसर क्या हुआ कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट्स बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति या फिर किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो किन स्थितियों में बुलाई जा सकती है? पहला जो कि सामान्य विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, सामान्य विधेयक के संदर्भ में, और साथ ही साथ वित्त विधेयक के संदर्भ में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साधारण विधि निर्माण की पारित करने की स्थिति में, जो कि ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, जैसे मैंने आपको बताया सामान्य विधेयक। ठीक है, और धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि धन विधेयक का राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो यहाँ पे गतिरोध की तो बात ही नहीं बनती, ये पॉइंट गलत है। और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति, तो ये तो अलग अलग अपना अपना पारित किया जाता है। तो जो संयुक्त बैठक की स्थिति हो सकती है या तो सामान्य विधेयक के संदर्भ में या फिर वित्त विधेयक के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, प्रश्न उत्तर सत्र कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में शून्यकाल के दौरान कुल कितने मामलों को उठाया जा सकता है, तो 20 मामलों को उठाया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो प्रथम संयुक्त बैठक जो हुई थी वो कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय में 1961 में। ठीक है, 1961 में दहेज प्रतिषेध जो विधेयक था 1960, इसके संदर्भ में पहली संयुक्त बैठक हुई थी। यानी हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें द्वितीय, ठीक है, अगर पूछ ले कि दूसरा संयुक्त बैठक कब हुआ था, तो उसको भी याद रखेंगे 1978 में। ठीक है, 1978 में किसके संदर्भ में? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 के संबंध में मोरारजी देसाई के शासन में। ठीक है, उस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें थर्ड पॉइंट, ठीक है, यानी कि तीसरी संयुक्त बैठक कब हुई थी, तो तीसरी संयुक्त बैठक 2002 कह सकते हैं। आतंकवाद निरोधक जो कि आदेश, यहाँ पे ऑप्शन सी जो देख रहे हैं, इसके संदर्भ में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2002, ये थर्ड हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो मैंने आपको क्या बताया था ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो संयुक्त बैठक हो सकती है या तो सामान्य विधेयक के संदर्भ में या फिर वित्त विधेयक के संदर्भ में। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि धन विधेयक दिया गया, इसके संदर्भ में ये गलत है, और साधारण विधेयक दिया गया। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्कृत की है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, संयुक्त बैठक की बात 108 में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा की सर्वप्रथम जो संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में की गई थी। बिल्कुल सही है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू के समय में 1961 में हुआ था। ये पॉइंट भी सही है, ऊपर हम लोगों ने देखा था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक जो हुई थी वो बैंकिंग सेवा आयोग बिल 1978 को पारित करने के लिए हुई थी। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स इसलिए सही है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। देखिए मैं आपको बता दूं कि संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो शासन के वित्तीय और लेखा एवं विनियम तथा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी रिपोर्ट का परीक्षण करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन सी को, पीसी चाको। ठीक है, पीसी चाको ध्यान रखेंगे, पीसी चाको बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 253। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति के संदर्भ में यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए। इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि क्या सही होगा, कौन सा कथन सही है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित की जाती है। लोक लेखा जो समिति होती है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं ये पॉइंट तो गलत हो जा रहा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, ये सही है। अगला पॉइंट से कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, ये भी सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता हो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो अंतर्गत आता है हम कह सकते हैं आर्टिकल 117। ठीक है, अनुच्छेद 117 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो तत्पश्चात हम कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है वो कौन मानी जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो कि प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, बताइए कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या बनता है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी कह सकते हैं 15 जून 2005 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, बताइए कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, क्या होगा राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो कि लोकसभा में। ठीक है, लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 45 MCQ कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।